हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होती है, दो डॉटर सेल्स के अंदर बन जाती है। अभी यहाँ पे हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के फेजेस आए थे, जैसे कि G1 फेज आया था, एस फेज था, इसके बाद G2 था, एम फेज था। तो इन सभी फेजेस के अंडरगो जो है सेल जाती है और वो दो के अंदर डिवाइड होती है। अब ये जो अलग अलग फेज आए थे, इन फेजेस के अंदर कुछ रेगुलेशन, कुछ कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले सेल साइकिल रेगुलेशन और सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम इसको बोला जाता है। तो सेल साइकिल रेगुलेशन एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो इंश्योर करता है कि सेल जो है जब तक प्रोसीड नहीं करेगी आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जब तक कि इसका लास्ट स्टेप ड्यूली कंप्लीटेड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम स्कूल की या फिर कॉलेज की बात करें, तो हम एक क्लास में होते हैं। जब तक हम उस एक क्लास के सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें एंट्री नहीं मिलती है। ऐसा ही सेल साइकिल के अंदर होता है। जब तक ये इस फेज के जितने भी यहाँ पे जो चेक्स है या फिर यहाँ पे रेगुलेटरी या फिर कंट्रोल सिस्टम है, वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होते हैं, इसको एस फेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, एंड सो ऑन G2 एंड एम फेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो कि G1 फेज के अंदर कोई डीएनए डैमेज आ गया है, या तो कुछ यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस सेल को रोक दिया जाएगा, इसको आगे डिवाइड नहीं करने दिया जाएगा। और रोका क्यों जाएगा? ताकि इसका जो ये डैमेज हुआ है इसको रिपेयर कर दिया जाए। अगर ये रिपेयर होता है तो ठीक है, अदरवाइज इस सेल की एपोप्टोसिस यानी कि इसकी डेथ करवा दी जाती है। तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है जब तक कि यहाँ पे कंप्लीटली सभी स्टेप्स इस फेज के कंप्लीट नहीं होते हैं, और इसके बाद ही इसको नेक्स्ट फेज के अंदर भेजा जाता है। तो ये कुछ टाइप के रेगुलेटरी सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिस्टम्स या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे वर्क करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। फिर मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की बात करें कि सबसे पहले यहाँ पे G1 फेज था, ठीक है। सबसे पहले G1 फेज था, ये हमने सेल साइकिल के अंदर भी देखे थे। G1 S G2 एंड M फेज होते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो G1 फेज के अंदर क्या है, यहाँ पे जैसे कि फेवरेबल एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के CDKs एंड साइक्लिन्स होते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो CDK एंड साइक्लिन मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं। और अगर यहाँ पे डीएनए डैमेज आ गया है, तो इसने जैसे कि G1S CDK को यहाँ पे इनहिबिट कर दिया। ये जो साइन है ऐसा वाला, ये इनहिबिट का साइन है, तो ये इनहिबिट कर दिया है। या तो यहाँ पे एस साइक्लिन जो है, इसने इसके साथ मिलकर SCDK को क्या कर दिया है, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। और डीएनए डैमेज क्या करेगा, इस SCDK को इनहिबिट कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, तभी यहाँ पे एस फेज के अंदर ये सेल एंटर करेगी। एंड इसके बाद MCDK यहाँ पे होंगे, जैसे कि G2 टू M फेज में जाएगी। तो MCDK जो है, अगर अनरेप्लिकेटेड डीएनए है तो ये MCDK इनहिबिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई डीएनए डैमेज आ गया है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, MCDK यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो G2 टू M यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। और डीएनए की फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, री रेप्लिकेशन की जाएगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पे एम फेज के अंदर आ जाती है, जैसे कि एम फेज के अंदर आ भी गई है। एम फेज के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है। तो यहाँ पे अनअटैच्ड अगर स्पिंडल यहाँ पे बच गई है, तो APCC जो है यहाँ पे आएगा ये। और APCC ये जो ये क्रोमोसोम अगर अनअटैच्ड रह गए, तो APCC क्या कर लिया जाएगा, इनहिबिट कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से ये फेज, इस फेज के अंदर यहाँ पे सेल साइकिल रोक ली जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं अरेस्ट कर दी जाएगी। तो ये सभी वन बाय वन स्टेप्स यहाँ पे चलते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल रेगुलेशन के अंदर एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, नेगेटिव सिग्नल होता है, एंड कुछ चेक पॉइंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सिग्नल के अंदर हम साइक्लिन्स एंड CDKs के बारे में बात करेंगे। CDKs क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस ये होते हैं। नेगेटिव सिग्नल के अंदर यहाँ पे CDKIs होते हैं, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर यहाँ पे होते हैं। इन चेक पॉइंट में अलग अलग चेक पॉइंट, जैसे कि ये जो प्रोसीड करेगा सेल साइकिल के अंदर, तो G1 से S के अंदर प्रोसीड करेगा, तब एक चेक पॉइंट होता है। G2 टू M फेज में जाएगा, तब एक चेक पॉइंट होता है। मेटाफेज टू एनाफेज, जैसे कि हमने बात की थी, APPC यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा है। तो ये क्या करेंगे, ये सभी चेक पॉइंट्स यहाँ पे
देखेंगे कि जो सेल है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हुई है डिवीजन के लिए या तो नहीं हुई है। अगर वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है या तो यहाँ पे कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं हुई है डीएनए की, तो इस को अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट स्टेप होने के बाद ही नेक्स्ट क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे वन बाय वन हम इन सेल साइकिल रेगुलेशंस के जो मैकेनिज्म है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट आया है काइनेसिस, एक टर्म आई है। तो काइनेसिस ऐसे टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो फोस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। फोस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे एक अदर मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे कि कोई प्रोटीन हो गया, शुगर हो गई, उसके ऊपर ये क्या करेंगे, फोस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे। इस प्रोसेस को फोस्फोराइलेशन बोला जाता है। तो जहां पे भी काइनेसिस का हम जिक्र करेंगे, तो काइनेसिस क्या करेंगे, काइनेसिस फोस्फोराइलेशन करेंगे। कैसे फोस्फोराइलेशन करेंगे, फोस्फेट ग्रुप को ऐड करके। इनका एक अपोजिट होता है जिसको फोस्फेटेज बोलते हैं। फोस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है एक प्रोटीन से, ठीक है। काइनेज जो फोस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, एंड फोस्फेटेज जो कि फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो ये दो टर्म्स जो है हमारी आगे यूज होंगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने बात की थी जो चेक पॉइंट्स है। सबसे पहले हम चेक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चेक पॉइंट, ये तीन टाइप के चेक पॉइंट थे, G1 to S, G2 to M एंड बिटवीन मेटाफेज एंड एनाफेज। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे G1 to S जब जाता है ये साइकिल, तो G1 to S जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो चेक पॉइंट्स आया है, तो ये जो है एक ये जो चेक पॉइंट है ये यहाँ पे चेक करेगा कि एनवायरमेंट फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर एनवायरमेंट फेवरेबल है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोसीड करेगा। और यहाँ पे जो है सेल साइकिल जो है वो एस फेज के अंदर एंटर कर जाएगी। एस फेज के अंदर एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक चेक पॉइंट, यहाँ पे आता है G2 to M के बीच में। यानी जब G2 to M फेज के से यहाँ पे सेल साइकिल आगे बढ़ेगी तो उसके बीच में एक चेक पॉइंट आता है। यानी कि चेक पॉइंट एक टाइप के गेट्स होते हैं। जब तक यहाँ पे इनका जो भी काम था वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, जो भी इनके ऊपर रेप्लिकेशन होनी होती है या तो कोई डैमेज नहीं आ गया है, तो वो सभी चीजें यहाँ पे देखी जाती है और फिर नेक्स्ट इस गेट में से एंट्री करवाई जाती है। तो ये जो सेकेंड गेट है यानी कि G2 to M के बीच में, तो ये जो है ये एंटर करेगा माइटोसिस के अंदर। तो इसको G2 to M ट्रांजिशन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि सारे के सारे डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके बाद एनवायरमेंट फेवरेबल है या नहीं है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे चेक की जाएगी। अगर यहाँ पे फेवरेबल एनवायरमेंट है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया है, तो यहाँ पे एम फेज के अंदर एंट्री की जाएगी। और एम फेज के अंदर यहाँ पे अलग अलग हम जो अलग अलग सब फेज आते हैं, यानी कि यहाँ पे आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इस मेटाफेज एंड एनाफेज के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक गेट होता है ये वाला, और इसको बोला जाता है यहाँ पे बिटवीन M to A, यानी कि मेटाफेज एंड एनाफेज के बीच में, या तो हम इसको बोल सकते हैं मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन ये होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि आर ऑल क्रोमोसोम्स अटैच टू द स्पिंडल। यहाँ पे ये देखा जाता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स है वो स्पिंडल से अटैच हुए या नहीं हुए यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रिगर किया जाता है एनाफेज एंड प्रोसीड टू साइटोकाइनेसिस। इसके बाद एनाफेज से ये टेलोफेज में जाएगा एंड देन साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हो जाएगी। तो चेक पॉइंट्स के अंदर ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है। इन गेट्स के अंदर से एंट्री तभी मिलती है जबकि पीछे वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ये एक और डायग्राम है जिसके अंदर अलग टाइप से चेक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें, अलग अलग फेजेस थे, G1, S, G2 एंड M फेज। तो अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहले डीएनए डैमेज हो गया है इस फेज के अंदर, ठीक है। इस फेज के अंदर अगर हुआ है तो यहाँ पे पाथवे ATMR, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या करता है, P53 को एक्टिवेट करता है, P53 P21 को एक्टिवेट करता है, जो कि साइक्लिन D एंड CD के 4-6 कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देती है। यानी कि इस फेज का ये कॉम्प्लेक्स था साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स, इसको इनहिबिट कर दिया। अब इनहिबिट हो गया तो यहाँ पे सेल साइकिल यहीं पे रुक जाएगी, यहीं पे अरेस्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे इस फेज के अंदर एस फेज एंट्री जब होती है, इस फेज के अंदर अगर यहाँ पे चेक पॉइंट, यहाँ पे डीएनए डैमेज हो गया है, तो अगेन यही ATM ATR पाथवे फॉलो किया जाएगा एंड यहाँ के जो साइक्लिन है इनको क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर डीएनए डैमेज चेक पॉइंट यहाँ पे भी एक पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये जो एस फेज है इसके अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर भी यहाँ पे, यानी जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स है
जहाँ पे डीएनए का डैमेज होता है, उसको चेक पॉइंट को उसको देखने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ये एटीएम आर पाथवे फॉलो किया जाता है। तो एटीएम पाथवे होता है या तो एटीआर पाथवे होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगेन ये क्या करता है, P50 एंड P21 के थ्रू यहाँ के जो साइक्लिन ए एंड CDK2 है इनको इनहिबिट कर देगा। अब नेक्स्ट फेज अगर यहाँ पे एम फेज के अंदर एंट्री होगी तो यहाँ पे इंट्रा एस फेज चेक पॉइंट होता है। इंट्रा एस फेज चेक पॉइंट क्या करेगा, ये एटीआर पाथवे के थ्रू इस चेक पॉइंट 1 को एक्टिवेट कर देगा एंड चेक पॉइंट 1 जो है ये CDC25 को इनहिबिट कर देगा। और ये अगर इनहिबिट हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिन ए एंड बी सी डी के कॉम्प्लेक्स जो है ये यहाँ पे एम फेज के अंदर एंट्री करेगा। अगर यहाँ पे डीएनए डैमेज चेक पॉइंट एटीएम आर जो हो गया इसके थ्रू भी हो सकता है, तो ये अगेन क्या किया जाएगा, अगेन सेम पाथवे फॉलो किया जाएगा। P53 क्या करेगा, P21 को एक्टिवेट करेगा एंड ये क्या कर देगा, साइक्लिन ए एंड बी सी डी के 1 कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से एम फेज के अंदर एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एनाफेज टू मेटाफेज जब जाता है तो यहाँ पे आता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, MAD2 यहाँ पे होता है। MAD2 क्या करेगा, APCC और CDC20 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या कर देंगे, ये इनको इनहिबिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे सेक्यूरिन एंड सेपरेज का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो यहाँ पे इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही APCC और CDC20 आते हैं, इस सेक्यूरिन की क्या कर देगा, सेक्यूरिन की पोली यूबिकिटिनेशन कर देगा, इसके ऊपर यूबिकिटिन की टैग ऐड कर देगा, जिसकी वजह से इसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा और यहाँ पे जो सेपरेज होता है वो रिलीज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर एंटर करेगा। एक और यहाँ पे आता है टेलोफेज के अंदर। टेलोफेज के अंदर क्या है, यहाँ पे CDC14 होता है। CDC14 स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट के थ्रू इनहिबिट कर दिया जाता है। इनहिबिट करने के बाद यहाँ पे जो APCC CDH1 ये क्या करेंगे, बी टाइप के साइक्लिन जो है उनको उनकी पोली यूबिकिटिनेशन करवा देंगे। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे चेक पॉइंट्स और साइक्लिन एंड CDK होते हैं, जो कि इस एक डायग्राम के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें चेक पॉइंट्स के बाद, पॉजिटिव सिग्नलिंग आती है। पॉजिटिव सिग्नलिंग जो है ये साइक्लिन एंड CDKs के थ्रू होती है। ठीक है, साइक्लिन और CDKs के थ्रू यहाँ पे होती है। अब ये साइक्लिन एंड CDKs क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, दो सब यूनिट्स इसकी हम बोल सकते हैं। एक यहाँ पे रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती है, एक यहाँ पे कैटालिटिक सब यूनिट होती है। रेगुलेटरी सब यूनिट को साइक्लिन बोला जाता है एंड कैटालिटिक सब यूनिट को CDKs यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यहाँ पे बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये जो CDKs है ये इस साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तभी इनको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यहाँ पे बोला जाता है। एंड साइक्लिन नाम से पता चल रहा है, तो साइक्लिन क्या होते हैं, ये साइक्लिक मैनर के अंदर प्रोड्यूस होते रहते हैं, यानी कि ये सिंथेसिस इनका होता रहता है और डिग्रेडेशन इनका होता रहता है। तो यहाँ पे साइक्लिन जो है अंडरगो साइक्लिक सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इन ईच साइकिल। हर एक साइकिल के अंदर इनका क्या होगा, हर एक फेज के अंदर अलग अलग टाइप के साइक्लिन होते हैं, अलग अलग टाइप के CDKs होते हैं। तो हर एक फेज के अंदर क्या होगा, एक साइक्लिन यहाँ पे सिंथेसिस होगा एंड नेक्स्ट फेज के अंदर जब एंट्री होगी तो जो ये साइक्लिन बना था वो क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। अब क्यों डिग्रेडेशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइक्लिन 1 यहाँ पे बना था और यहाँ पे नेक्स्ट फेज के अंदर जब ये एंटर करेगा तो यहाँ पे साइक्लिन 2 की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहाँ पे साइक्लिन 1 एज इट इज चलता रहा, इसका सिंथेसिस एज इट इज ये प्रेजेंट रहा, तो ये क्या करेगा, इस फेज को कंप्लीट नहीं होने देगा। तो इस वजह से भी इस साइक्लिन का, इस पिछले वाले फेज का जो साइक्लिन है इसका डिग्रेडेशन जरूरी हो जाता है। एंड CDKs क्या है, इनकी एक्टिविटीज साइक्लिन के थ्रू रेगुलेट की जाती है। तो ये साइक्लिन एंड CDK का एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे CDK हो गया, एक साइक्लिन आया और CDK साइक्लिन यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के साइक्लिन्स एंड CDK पाए जाते हैं हर एक फेज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे G1 साइक्लिन यहाँ पे है। G1 साइक्लिन के अंदर D साइक्लिन पाया जाएगा, यानी कि G1 फेज का जो साइक्लिन है यहाँ पे साइक्लिन D एंड CDK46 ये CDK पाए जाएंगे। ठीक है, इनको ऐसे लिखते हैं, साइक्लिन D एंड स्लैश करके CDK46। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो है ये नेक्स्ट फेज है, यानी कि G1 टू S ट्रांजिशन जो होगी, तो इन साइक्लिन को बोला जाता है साइक्लिन E CDK2। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है एस फेज के अंदर यहाँ पे पाया जाता है साइक्लिन A एंड CDK2 कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है G2 फेज। G2 फेज के अंदर पाया जाता है साइक्लिन ए एंड सी डी के 1 कॉम्प्लेक्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है G2M और M साइक्लिन। तो इसके अंदर पाया जाता है साइक्लिन बी एंड सी डी के 1 कॉम्प्लेक्स। तो ये अलग अलग टाइप के साइक्लिन एंड सी डी के कॉम्प्लेक्स अलग अलग फेजेस के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस G1 फेज के अंदर ये साइक्लिन डी एंड सी डी के 4 कॉम्प्लेक्स बना है। तो ये नेक्स्ट यहाँ तक नेक्स्ट स्टेप के अंदर एंट्री होने के बाद क्या होगा, ये जो साइक्लिन है ये डिग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये डिग्रेड कर दिया जाएगा एंड नेक्स्ट साइक्लिन का सिंथेसिस कर दिया जाएगा। तो इस साइक्लिंग मैनर के अंदर ये क्या किया जाता है, साइक्लिक मैनर के अंदर ये इनका सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन चलता रहता है। जैसे ही नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर करता है तो पिछले फेज का जो साइक्लिन है वो डिग्रेड कर दिया जाता है एंड अलग अलग टाइप के सीडीकेज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो साइक्लिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें ये फेजेस याद रखने की जरूरत है। G1 साइक्लिन होता है, देन G1 to S ट्रांजिशन होता है, देन S होता है, G2 होता है, G2M या फिर M साइक्लिन होता है। तो इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग DEAAB यहाँ पे साइक्लिन पाए जाते हैं एंड CDK जो है 462211 यहाँ पे साइक्लिन पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो साइक्लिन एंड सीडीकेज है इनके एक्सप्रेशन साइकिल कैसे चलती है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें G1 फेज की। तो G1 फेज के अंदर हमें पता है यहाँ पे साइक्लिन डी एंड सी डी के 4-6 कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो यहाँ पे साइक्लिन की अगर बात करें तो साइक्लिन डी यहाँ पे पाया जा रहा है। तो इस फेज के अंदर क्या है, ये साइक्लिन डी यहाँ पे बना है। ठीक है, साइक्लिन डी यहाँ पे बना है। इसके बाद जैसे ही ये नेक्स्ट फेज के अंदर जाएगा एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर जब जाएगा तो एस फेज के अंदर ई साइक्लिन यहाँ पे पाया जा रहा है। तो एस फेज के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे ई साइक्लिन पाया जा रहा है। ये जो पीक है ये पीक रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम पॉइंट पाया जा रहा है और ये साइक्लिन ई यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जाएगा ये G2 फेज के अंदर। G2 फेज के अंदर यहाँ पे पाया जाता है साइक्लिन ए। तो साइक्लिन ए यहाँ पे पाया जा रहा है नेक्स्ट फेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फेज के अंदर साइक्लिन ए यहाँ पे पाया जाता है एंड फिर लास्ट फेज आता है यहाँ पे एम फेज या फिर माइटोसिस फेज। इसके अंदर साइक्लिन बी यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी पीक जो है इस फेज के अंदर ज्यादा दिखाई देगी। अब इन फेजेस के अंदर हम देखें, यहाँ पे साइक्लिन डी जो है वो थ्रू आउट पाया जा रहा है। पहले ये बना यानी जब फेज स्टार्ट हुआ तब ये बना एंड एंड तक ये पाया जा रहा है। लेकिन अगर हम और साइक्लिन्स की बात करें तो जैसे कि इस साइक्लिन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये बना है और ये पीक आई है, यानी कि यहाँ पे हम मेजर करेंगे कि ये ई साइक्लिन पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आता है तो ये साइक्लिन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट साइक्लिन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हर एक फेज के साइक्लिन अलग होते हैं, ये बनते हैं एंड ये डिग्रेड होते चलते जाते हैं। नेक्स्ट साइक्लिन बाइंड टू सीडीके। ठीक है, साइक्लिन क्या करेगा, सीडीके से बाइंड करेगा। साइक्लिन है ये सीडीके से बाइंड करेगा एंड कंट्रोल करेगा देयर एबिलिटी टू फोस्फोराइलेट टारगेट प्रोटीन। और यही फोस्फोराइलेशन की जो टारगेट प्रोटीन को फोस्फोराइलेशन की एबिलिटी है इसको ये कंट्रोल करके रखेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एक एम एंड सी डी के 1 कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, एम साइक्लिन और सी डी के 1 का। तो यहाँ पे हम और भी ले सकते हैं कोई भी, यहाँ पे सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे कोई भी साइक्लिन एंड सी डी के हो सकता है। तो साइक्लिन एंड सी डी के जब यहाँ पे बाइंड करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जो है इनएक्टिव ही होता है। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव ही है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, ये जो साइक्लिन एंड सीडीके है, यहाँ पे साइक्लिन सीडीके जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे कुछ फोस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पोजीशंस के ऊपर फोस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। इन 3 पोजीशन में यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इनहिबिटरी फोस्फेट, तो यहाँ पे 2 इनहिबिटरी फोस्फेट होते हैं। ये इनहिबिटरी फोस्फेट यहाँ पे पाए जाते हैं थ्रियोनिन 14 पोजीशन पे और एक यहाँ पे टायरोसिन 15 पोजीशन पे। ठीक है, इन 2 पोजीशन पे पाया जाता है। और एक यहाँ पे होता है एक्टिवेटिंग फोस्फेट। ये एक्टिवेटिंग फोस्फेट जो है ये पाया जाता है थ्रियोनिन 160 या फिर ये हम बोल सकते हैं 161। कुछ बुक्स के अंदर 161 लिखा होगा एंड जो न्यू एडिशंस है उनके अंदर 160 यहाँ पे लिखा मिलेगा। तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पे क्या है 161 या फिर 160 थ्रियोनिन पोजीशन के ऊपर फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है, ये जो फोस्फेट है थ्रियोनिन एंड टायरोसिन वाले, ये फोस्फेट होते हैं इनहिबिटरी फोस्फेट, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को ये इनहिबिट करके रख रहे हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि ये जो टायरोसिन 161 वाला जो फोस्फेट है ये क्या करता है, ये एक्टिवेटिंग फोस्फेट है। तो जैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो CAK है ये क्या करेगा, सबसे पहले CAK यानी कि CDK एक्टिवेटिंग काइनेज होता है। ये थ्रियोनिन का जो ये जो पोजीशन वाला जो
थ्रियोनिन 161 वाला जो फॉस्फेट है इसको ऐड करता है, यानी कि इसका फॉस्फोराइलेशन ये करता है। इसके बाद यहाँ पे एक V1 काइनेज भी पाया जाता है। V1 काइनेज जो है CAK के अपोजिट काम करता है। CAK क्या कर रहा है? CDK एक्टिवेटिंग काइनेज है। काइनेज की हमने बात की थी, काइनेज क्या करते हैं? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। और ये जो V1 काइनेज है, V1 काइनेज एक CDK इनहिबिटरी काइनेज है ये काइनेज, ठीक है, यानी कि ये भी फोस्फेट ग्रुप को ही ऐड करेगा, ठीक है, फोस्फेट ग्रुप को ही ऐड करेगा, लेकिन ये एक इनहिबिटरी काइनेज है, यानी कि जब ये फोस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा तो यहाँ पे इनहिबिशन हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले जो CDK एक्टिवेटिंग यानी कि CAK है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज है, इसने क्या किया? इसने फोस्फोराइलेशन किया इस पोजीशन के ऊपर, थ्रियोनिन 161 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे फोस्फोराइलेशन किया। साथ में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डीफोस्फोराइलेशन होता है इन दोनों का, यहाँ पे डीफोस्फोराइलेशन होता है थ्रियोनिन 14 के ऊपर एंड टायरोसिन 15 के ऊपर। अब ये जो इनहिबिटरी फोस्फेट है इनको रिमूव यहाँ पे कैसे किया जाएगा? इनको रिमूव करने के लिए एक फोस्फाटेज आएगा, लेकिन ये फोस्फाटेज खुद ही यहाँ पे इनएक्टिव होता है, तो इसको पहले एक्टिव किया जाएगा। एक्टिव करने के बाद ये फोस्फाटेज क्या करेगा? ये फोस्फाटेज ये जो यहाँ पे फोस्फेट ऐड है यानी इनहिबिटरी फोस्फेट है, इनका डीफोस्फोराइलेशन कर देगा। फोस्फाटेज का काम क्या है? रिमूव करना, रिमूव फोस्फेट ग्रुप, तो ये फोस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो ये दो फोस्फेट ग्रुप रिमूव हुए हैं एंड साथ में यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर फोस्फोराइलेशन हुआ है, जिसकी वजह से CDC25 एंड CAK ने मिलकर क्या कर दिया? इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर दिया है। अब एक्टिव होने के बाद ये दो फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे देता है। सबसे पहला पॉजिटिव फीडबैक ये देता है कि जो CDC25 यानी कि फोस्फाटेज है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आए और ज्यादा से ज्यादा इन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स इनहिबिटरी फोस्फेट को रिमूव करे ताकि ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो सके। साथ में ये एक पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे देता है कि जो V1 काइनेज है यानी कि CDK इनहिबिटरी काइनेज है इसको इनहिबिट करने का, ठीक है, ये साइन जो है ये इनहिबिटरी का साइन है, इसको इनहिबिट करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो ये इनहिबिट रहेगा यानी कि CAK अपना काम और ज्यादा फास्ट तरीके से कर पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो CAK है वो CDK को एक्टिवेट कर रहा है एंड जो V1 है वो क्या कर रहा है? CDK को इनहिबिट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर ये नेक्स्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद यहाँ पे हमने साइक्लिन CDK एंड चेक पॉइंट्स की बात कर ली है। तो यहाँ पे अगर हम साइक्लिन CDK की बात करें तो चेक पॉइंट, जैसे कि पहला चेक पॉइंट है DNA डैमेज चेक पॉइंट। DNA डैमेज चेक पॉइंट क्या करेगा? ये जो साइक्लिन है इसको रेगुलेट कर रहा है, फिर इसको इनहिबिट कर रहा है, इसको कंट्रोल करता है ये, ताकि यहाँ पे देखा जाए कि सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तभी सेल जो है वो नेक्स्ट फेज के अंदर एंट्री करे। ऐसे ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइक्लिन EA एंड CDK2 कॉम्प्लेक्स क्या करता है? यहाँ पे DNA डैमेज चेक पॉइंट के साथ मिलकर यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है। ऐसे यहाँ पे साइक्लिन A एंड CDK2 कॉम्प्लेक्स है, ऐसे यहाँ पे साइक्लिन AB एंड CDK1 एंड साथ में यहाँ पे क्या हो गया? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सारे मिलके क्या करते हैं? यहाँ पे ये अपना कंट्रोल या फिर रेगुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से सेल साइकिल जो है वो स्मूथली चलती रहे। अगर कहीं पे यहाँ पे रुकावट आ गई है, डैमेज आ गया है, तो ये क्या करेंगे? उसको कंप्लीट करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, तब जाके नेक्स्ट स्टेप के अंदर भेजेंगे। अब जैसे चेक पॉइंट्स के अंदर हमने अलग अलग यहाँ पे इन पाथवेज की बात की, अलग अलग टर्म्स जो ये है ATM, ATR, CHK1 या P53, इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नंबर थर्ड यहाँ पे आती है नेगेटिव सिग्नलिंग। नेगेटिव सिग्नलिंग जो है ये CDKIs यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स के थ्रू होती है, जैसे कि P53, P21 एंड P27। ऐसा नहीं है सिर्फ यही होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ RB। अब यहाँ पे हमने जो अलग अलग टाइप के टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो RB जो है यहाँ पे, ये जो RB है यहाँ पे, ये RB जीन होता है। अगर हम इसको कैपिटल्स में लिख रहे हैं तो जीन होता है जो कि रेटिनोब्लास्टोमा होता है। अगर हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो ये प्रोटीन कहलाता है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अगर यहाँ पे हमने कैपिटल्स में लिखा है तो ये RB जीन की हम बात कर रहे हैं, अगर हमने स्मॉल में लिखा है तो RB प्रोटीन की हम बात करते हैं। तो ये RB जीन जो है RB प्रोटीन बनाएगा, जो कि क्या होता है कि ट्यूमर सप्रेसर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? RB जीन जो है ये अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, RB जीन के अंदर, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा कोज कर देता है, यानी कि चिल्ड्रन के अंदर आई कलर के आई कैंसर ये कोज कर देता है। तो ये एक ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन होता है।
तो अगर इसके अंदर म्यूटेशन आई है आरबी जीन के अंदर, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा यानी कि चाइल्डहुड आई कैंसर ये कोज कर देता है। अब ये जो आरबी प्रोटीन है ये क्या है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर है जो कि नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल होता है। सेल साइकिल का जो नेगेटिव सिग्नलिंग में हमने बात की थी, तो ये एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो आरबी जीन है ये एक फैक्टर यानी कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F इससे बाइंड रहता है और ये इनएक्टिव होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है साइक्लिन सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा, साइक्लिन डी सी डी के कॉम्प्लेक्स एंड साइक्लिन ई सी डी के कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे आते हैं तो ये इनका फोस्फोराइलेशन यहाँ पे होगा। फोस्फोराइलेशन होने के बाद इस आरबी प्रोटीन का फोस्फोराइलेशन यहाँ पे हो गया है। फोस्फोराइलेशन होने के बाद ये सेपरेट यहाँ पे हो गए हैं E2F और RB, ठीक है, ये क्या हो गए हैं, ये सेपरेट यहाँ पे हो गए हैं। सेपरेट होने के बाद ये जो E2F है ये क्या करेगा, प्रमोटर से बाइंड करेगा। प्रमोटर से बाइंड करने के बाद जो जीन है वो RNA को ट्रांसक्राइब करेगा, तो इस वे में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आरबी जीन जो है ये क्या है, एक इलोंगेशन फैक्टर यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बंधा हुआ होता है। अगर यहाँ पे साइक्लिन्स आते हैं जैसे कि साइक्लिन डी और ई, ये आरबी प्रोटीन का फोस्फोराइलेशन करते हैं। इसका फोस्फोराइलेशन जब होता है तभी जाके यहाँ पे ये फ्री होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही फ्री होगा तो ये प्रमोटर से बाइंड करेगा एंड प्रमोटर क्या करेगा, डाउनस्ट्रीम जीन को ट्रांसक्राइब करके यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोल ऑफ P53। P53 जीन, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल हमने लिखा है तो ये जीन की बात हो रही है, और जीन जो है ये एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा जिसको बोलते हैं P53 प्रोटीन, जो कि अगेन क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होता है। ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन जिसके अंदर डीएनए रिपेयर, सेल ग्रोथ, एपोप्टोसिस, एंटीऑक्सीडेंट्स, डिफेंस एंड सेनिसेंस इंक्लूड होते हैं। तो इन सभी प्रोसेसेस को इनके अंदर ये जो है P53 अपना रोल प्ले करता है। P53 को जीनोम का गार्जियन बोला जाता है एंड सेलुलर गेट कीपर इसको बोला जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले P53 के अंदर एक MDM2 होता है यानी कि म्यूरिन डबल माइन्यूट 2 एंड P53 ये आपस में बाइंड होते हैं। अब यहाँ पे माइटोटिक एपरेटस अगर डिसफंक्शन हो गया है, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कोई स्ट्रेस आ गया है, या तो टीलोमियर इरोजन हो गया है, यानी कि जो टीलोमियर्स जो डीएनए ये एंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ये जो है ये घटना स्टार्ट हो गई है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है या तो डीएनए डैमेज होता है। ये वैसे एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जो है ये अगर ज्यादा इरोज होने लग जाए, ज्यादा यहाँ पे ब्रेक डाउन होने लग जाए, तो ये एक सीरियस इशू होता है। तो ये सभी फैक्टर्स क्या करेंगे, ये सभी फैक्टर्स जब आएंगे तो ये P53 का फोस्फोराइलेशन कर देंगे। P53 अगर फोस्फोराइलेट हो गया तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, MDM2 अलग हो जाएगा एंड P53 का यहाँ पे फोस्फोराइलेशन हो गया है। तो ये फोस्फोराइलेशन होने की वजह से P53 क्या हो गया है, एक्टिवेट यहाँ पे हो गया है। अब ये आगे जाके क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस करेगा, ग्रोथ अरेस्ट कर देगा ताकि यहाँ पे जो रिपेयर है वो किया जा सके, या तो ये सेनिसेंस कर देगा या डीएनए रिपेयर करेगा, या तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ये एपोप्टोसिस करवा देगा। तो ये सभी काम जो है ये आगे जाके एक्टिव होने के बाद करेगा। इसके बाद हमने बात की थी P21 की, तो P21 के अंदर यहाँ पे P53 एक्टिवेट हो गया है। ये इतना सेम है यहाँ पे कि MDM2 एंड P53 कॉम्प्लेक्स था, डीएनए डैमेज हुआ, P53 का फोस्फोराइलेशन हुआ जिसकी वजह से MDM2 एंड P53 अलग अलग हो गए, यानी कि ये एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, ग्रोथ अरेस्ट, सेनिसेंस, डीएनए रिपेयर एंड एपोप्टोसिस ये काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ये P53 एक्टिव हो गया है, इसके अलावा ये क्या करेगा, ये P20 जीन जो है, ठीक है, एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर P21 जीन। P21 जीन के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, P21 प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देगा जो कि CKI की तरह एक्ट करेगा। CKI क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा। अब इसके बाद डाउनस्ट्रीम में ये G1SCDK एंड SCDK से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जो G1SCDK एंड SCDK है इन कॉम्प्लेक्स को ये इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्ट्रेस आया था उसको रिपेयर किया जाएगा, जब तक कि वो रिपेयर ना हो जाता है, या तो फिर उसको उसकी एपोप्टोसिस यहाँ पे करवा दी जाएगी। तो ये रोल होता है P21 का, बेसिकली कहाँ होता है, G1SCDK एंड SCDK कॉम्प्लेक्स के अंदर, इनको ये इनएक्टिवेट करवा देता है।
और यहाँ पे सेल जो है फिर जीवन फेज के अंदर अरेस्ट कर दी जाती है, जब तक अरेस्ट की जाएगी जब तक कि यहाँ डीएनए रिपेयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज जो है डबल स्ट्रैंड के अंदर भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड के अंदर भी हो सकता है। अगर ये डबल स्ट्रैंड के अंदर है, दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक होता है, डीएनए डैमेज होता है डबल स्ट्रैंड के अंदर, तो ये एटीआरआईपी जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। एटीआरआईपी क्या करेगा, एटीआर से बाइंड करेगा, ठीक है। जो एटीआर है वो एटीआरआईपी से बाइंड करेगा। अब इसको ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये CHK1 यानी कि चेक पॉइंट 1 को ये एक्टिवेट करेगा। चेक पॉइंट 1 जो है CDC25 को एक्टिवेट करेगा, और ये CDC25 जो है चेक पॉइंट अरेस्ट करेगा। अब अगर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है तो mRN, ठीक है, यहाँ पे mRN जो है ये एक्टिव होगा, और mRN क्या करेगा, ATM से बाइंड करेगा एंड देन एक्टिवेट कर देगा चेक पॉइंट 2 को। चेक पॉइंट 2 है जो P53 को एक्टिवेट कर देगा, एंड P53 क्या कर देगा, चेक पॉइंट अरेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, ताकि ये जो डैमेज हुआ है इसको रिपेयर किया जा सके। और इसको हम बोलते हैं एटीआर पाथवे, इसको हम बोलते हैं एटीएम पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे एटीआर जो है ये एटीआरआईपी से बाइंड करता है, और यहाँ पे एटीएम जो है ये एमआरएन से बाइंड करता है, एंड डाउन स्ट्रीम ये क्या करते हैं, फिर चेक पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। चेक पॉइंट जो है ये CDC25 एंड P53 के थ्रू चेक पॉइंट अरेस्ट कर देते हैं अलग अलग पाथवेज के अंदर। इसके बाद MCDK का रोल आता है। MCDK के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स आता है जिसको MPF यानी कि माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर और मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर इसको बोला जाता है। ये जो MCDK है इसका काम है क्रोमोसोमल कंडेंसेशन के अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसको ब्रेक करेगा। माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस की जो असेंबली हुई है उसके अंदर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है उनकी अलाइनमेंट में ये काम करेगा मेटाफेज प्लेट के ऊपर, क्योंकि मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्या होगा, ये सारे के सारे एक लाइन के अंदर, एक अलाइनमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये अलाइनमेंट के अंदर भी MCDK अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो ये MCDK है ये फोस्फोराइलेट करेगा लैमिन एंड कंडेंसिन प्रोटीन्स को। ये जो लैमिन प्रोटीन है ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बिलो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। और जो कंडेंसिन प्रोटीन है, कंडेंसिन प्रोटीन जो है माइटोटिक क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं, तो ये इनको फोस्फोराइलेट कर देता है। ये नंबर फर्स्ट काम है इसका MCDK का। नंबर सेकंड यहाँ पे काम होता है कि MCDK जो है ये फोस्फोराइलेशन करता है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स का, यानी माइटोटिक स्पिंडल्स की जो असेंबली है इनका ही क्या कर देता है, इनका ही फोस्फोराइलेशन कर देता है। तो इस वे में हम बोल सकते हैं कि जो MCDK है ये माइक्रोट्यूब्यूल बिहेवियर के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो MCDK है ये इसके अलावा क्या करता है, ये फोस्फोराइलेशन करता है माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स का, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन MEP का, एंड यहाँ पे दो अलग से प्रोटीन काइनेजेस होते हैं उनको भी फोस्फोराइलेशन करता है। ये प्रोटीन काइनेजेस होते हैं पोलोलाइक काइनेजेस एंड अरोरा काइनेजेस। पोलोलाइक काइनेजेस जो होते हैं ये नॉर्मल असेंबली जो होती है माइटोटिक स्पिंडल्स की इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एंड जो अरोरा काइनेज है ये रेगुलेट करते हैं माइटोटिक स्पिंडल असेंबली एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को, क्योंकि जब तक यहाँ पे अच्छे से सेग्रीगेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे एक स्टेप जो है ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सभी फंक्शंस जो है यहाँ पे MCDK परफॉर्म करता है। इसके बाद अगर यहाँ पे क्रोमोसोम एसोसिएशन हो जाता है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, फिर क्या होता है, फिर जो ये MCDK है ये एक्टिवेट करता है APCC कॉम्प्लेक्स को। APCC क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स साइक्लोसोम को ये एक्टिवेट कर देता है। ये साइन जो है एक्टिवेट का होता है। ये जो APCC कॉम्प्लेक्स है ये यूबिकिटिन करता है, डिग्रेडेशन करता है एमसाइक्लिन एंड सेक्यूरिन का, जिसकी वजह से मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होती है। कैसे होता है यहाँ पे सेक्यूरिन का एंड जो एमसाइक्लिन है इनका डिग्रेडेशन, तो ये जो सेक्यूरिन एंड सेपरेज है ये एक इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, APCC एंड CDC20, ठीक है, ये आएंगे।
ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जब आएंगे तो ये सैक्यूरिन एंड सैपरेज को सेपरेट कर देंगे एंड सैक्यूरिन का यहाँ पे पॉलीयूबिकिटिनेशन कर देंगे, यानी कि सैक्यूरिन के ऊपर बहुत सारे यूबिकिटिन ऐड कर देंगे जिसकी वजह से इसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा एंड सैपरेज जो है ये फ्री हो जाएगा। सैपरेज फ्री होने के बाद सैपरेज एक्टिव हो गया है एंड ये सैपरेज क्या करेगा, ये सैपरेज जो ब्रेकडाउन है सिस्टर क्रोमेटिड्स का इसके अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होगा तभी जाके ये नेक्स्ट फंक्शन अपना परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके अलावा जैसे कि एम साइक्लिन का रोल जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो ये जो है एम साइक्लिन भी यहाँ पे डिग्रेड कर दिए जाएंगे। सेक्यूरिन डिग्रेड किया है, एम साइक्लिन भी यहाँ पे डिग्रेड कर दिए जाएंगे। तो इस वे में यहाँ पे जो क्रोमोसोम एसोसिएशन के बाद स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ क्रोमोसोम का एसोसिएशन हो जाता है, उसके बाद इन सिस्टर क्रोमेटिड्स का ब्रेकडाउन यहाँ पे सेपरेज के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमने अलग अलग टाइप के सेल साइकिल रेगुलेशन, जिसके अंदर हमने साइक्लिन सीडीकेस के बारे में डिस्कस किया एंड इसके अलावा साइक्लिन सीडीके जब बाइंड करते हैं तो आगे नेक्स्ट क्या होता है, सीडीके आईज यानी कि जो P53 है या तो P21 है या फिर आरबी प्रोटीन है, इनका रोल हमने देखा। और इसके अलावा चेक पॉइंट्स में जैसे कि यहाँ पे G1S G2M एंड बिटवीन M एंड A, यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स है इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमने सेल साइकिल रेगुलेशन या फिर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स पाथवेज होते हैं जो कि बहुत डिटेल में होते हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, यहाँ पे सिर्फ हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।